नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बाबू चैप्टर नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण का एमसीक्यू देखेंगे। और भी जितने भी इसके सारे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है इस सबको भी हम देखेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और समझ करके देखिएगा। और हाँ, कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठ के। और यदि हाँ इस चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले बाबू। इसको हो सकता है शेयर जरूर करें, जितने भी आपके साथ में जो फ्रेंड हैं पढ़ने वाले हैं 9-10 के हैं उसके साथ शेयर जरूर करें। आगे आगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग घ में लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन तुमको है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड की, ठीक है, क्या कर रहा है कि निर्वात में, ठीक है, निर्वात में कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की क्या होगी, चाल समान होगी, त्वरण समान होगा, या वेग समान हो गया, या बल का। ठीक है, तो तुम सब लोग जानते हो कि हमारे गैलीलियो ने, भाई साहब ने, गैलीलियो थे, उन्होंने बताया था कि, सॉरी गैलीलियो ने नहीं, एक रॉबर्ट फेल करके वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि जैसे ही हम किसी वस्तु को निर्वात में गिराते हैं, ठीक है, तो चाहे वह 1 ग्राम का हो चाहे 100 kg का हो, दोनों एक ही साथ क्या हुआ पहुंचेगा। यानी दोनों वस्तु पर त्वरण क्या लगेगा, एक समान ना, तो उसका त्वरण क्या होगा, समान। सेकंड पर आ जाओ, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो उनके बीच की दूरी क्या होती है। तो तुम लोग गुरुत्वाकर्षण के नियतांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में पढ़े होंगे, तुम सब लोग को न्यूटन का कान में बताया था कि दो कणों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एफ जी m1 m2 बटा क्या होता है, आर स्क्वायर। जहाँ एफ जो होता है क्या होता है, मास का क्या होता है, मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है बाबू, उसके बीच की दूरी के क्या होता है, वह व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या करते हैं, बीच की दूरी की क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ना, तो यही वजह है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तभी हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान के गुणन पर निर्भर करता है ना बाबू, बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर भी निर्भर न कर रहा है, जी का जो वैल्यू था उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो जी है इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण हम नियतांक इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब तुमको देखना है, तो इसमें तुमको कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण तुमके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं ना करता है। ठीक है, तो पानी पानी में होगा या वे सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा, ठीक है, सब जगह क्या गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यानी इस यहाँ से क्या मतलब क्या है, उसके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है, गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है पृथ्वी पर हर जगह बराबर होता है या कहाँ क्या होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, तो जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, यदि एक ग्रह पर है, यदि पृथ्वी पर है तो पृथ्वी पर हर जगह समान होगा, लगभग समान होता है, थोड़ा बहुत ध्रुव पर ज्यादा होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है, वो बहुत बहुत माइनर चीज है। ठीक है, और क्या होता है, और जी का जो वैल्यू है, यदि दूसरे ग्रह पर जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो पृथ्वी के सभी जगह पर बराबर होता है, तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा ना बाबू, क्योंकि ध्रुव पर क्या होता है, उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक है, तो सभी स्थान पर बराबर होगा नहीं ना, चंद्रमा पर अधिक है क्योंकि इसकी त्रिज्या कम है, गलत ना। अब पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, तो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है ना बाबू। ठीक है, तो पृथ्वी के अक्षांश कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, ठीक है, एक हो जाती है लॉन्गिट्यूड, यानी एक हो जाता है अक्षांश, और ये अक्षांश, एक हो जाता है क्या, देशांतर। ठीक है, चलो, तो अक्षांश और जो देशांतर हो जाता है,
चलो, तो हम जानते हैं बाबू कि देशांतर किसको कहते हैं। अक्षांश और देशांतर का चर्चा करते हैं, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक है, तो अब जो देशांतर जो है, देशांतर कहते हैं इस तरह से इस तरफ, यानी क्या हो जाता है, पूरब पश्चिम से पूरब कहा जाए तो पूरब से पश्चिम का। ठीक है, तो पूरब से क्या हो जाता है, पश्चिम की ओर को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक है, और जो अक्षांश हो जाता है, ठीक है, अक्षांश किसको कहते हैं, उत्तर से लेकर के हम दक्षिण की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो क्या करता है, उत्तर से दक्षिण कहने का मतलब क्या है, उत्तर में क्या होता है बाबू, पोल होता है। ठीक है, और बीच में यहाँ पर क्या होता है, विषुवत रेखा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अक्षांश पर यह गुरुत्वीय त्वरण का मान है जो निर्भर करता है, क्योंकि अक्षांश के कारण ही जो पृथ्वी की क्या होती है, त्रिज्या होती है, बढ़ते घटती रहती है। तुम सब लोग जानते होंगे कि पोल पर क्या होता है, त्रिज्या जो है कम जाती है, विषुवत रेखा पर उसकी जो त्रिज्या है पृथ्वी की क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि पूरी तरह से पृथ्वी जो है गोल नहीं है। अभी देख लो कि कहाँ पर सबसे ज्यादा महत्तम क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान, भूमध्य रेखा के अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। ठीक है, तो भूमध्य रेखा में गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा सबसे अधिक, तो यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी कर रहा है, तो धरती के हम ऊपर जाते जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है धीरे धीरे घटते जाता है ना, तो यहाँ पर तो महत्तम होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, कुतुब मीनार ते भी ऊंचा है ना, ते भी हो जाएगा। भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा यानी क्या होगा, बीच में ना, तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, कम होता है पृथ्वी त्वरण का मान, ज्यादा क्या होता है पोल पर। तो अंटार्कटिका जो है जो क्या है, पोल पर ही स्थित है। यदि तुम लोग मैप देख के होगे, ठीक है, तो मैप में उत्तरी ध्रुव इसी को कहते हैं। ठीक है, इसी एरिया में जो है, इसी एरिया में क्या बसा है बाबू, उत्तरी ध्रुव बसा हुआ है, यानी अंटार्कटिक महादेश बसा हुआ है। ठीक है, चलो, इसका हम फिगर में आपको अपलोड कर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर, यदि कोई अंतरिक्ष यान जो है जो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर है, ठीक है, तो उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दो गुनी, पृथ्वी की त्रिज्या की क्या है, दो गुनी दूरी पर है, तो जी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करें, त्रिज्या के दो गुनी दूरी पर है, तो जो नया जो जी डैश यानी हम नया जो त्वरण निकालना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा, जी एम बटा दोगुनी दूरी पर है टू आर के स्क्वायर ना, तो टू आर के स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, जी एम बटा फोर स्क्वायर ना, फोर स्क्वायर, तो जी एम बटा आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, या तो 9.8 लिख लो, बटा 4 ना, बटा 4 यानी 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5 यानी 9.8 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वही 2.45 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, सिर्फ आप फिर से देख लेते हैं, जी एम बटा आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो पृथ्वी की त्रिज्या दोगुनी दूरी पर ना है, तो आर की जगह पर टू आर देगा, तो टू आर का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, जीएम बटा फोर आर स्क्वायर ना, तो जीएम बटा आर स्क्वायर यानी अर्थ का वैल्यू क्या पता है तुमको, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 9.8 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.45 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि कोई ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी की आधी हो, उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। ठीक है, कोई ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या जो है जो दोनों का है पृथ्वी से क्या है, आधी है। ठीक है, तो जी बराबर अगेन हम देखते हैं, तो जी एम, तो एम क्या है, आधी है ना, आधी है यानी क्या हो जाएगा, एम बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, और त्रिज्या का है, और त्रिज्या भी दोनों पृथ्वी से आधी है। ठीक है, तो त्रिज्या आधी है ना, तो यानी आर बटा 2 के स्क्वायर, तो नया क्या हो जाएगा, जी एम, ठीक है, और बटा 2 गुने आर स्क्वायर, आर 2 के स्क्वायर 4 ना, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर ना, तो ऊपर चला गया, तो 2 से 2 मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 जी एम बटा आर स्क्वायर ना। ठीक है, तो जी एम बटा आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, अर्थ का जो वैल्यू त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 ना, तो 9.8, तो 2 गुने 9.8 19.6 ना, 19.6। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। ठीक है, विराम में ऊपर से तो कोई वस्तु गिर है, तो विराम से भी ऊपर से यदि कोई वस्तु सपोज करो गिर रही है, ठीक है, तो किसके समानुपाती होगी। ठीक है, तो समय के भी समानुपाती होता है। ठीक है, जितना ऊपर से गिरेगी जितना देर लगेगा, इसका मतलब है कि उसका दूरी भी क्या होगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, तो दूरी जो है यानी एस जो है टाइम के समानुपाती हो जाएगी। क्या कह रहा है, पिंड के द्रव्यमान से कोई रिलेशन नहीं है, तो खा तो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, त्वरण के वर्ग के, तो गुरुत्वीय त्वरण के वर्ग के नहीं ना, सिर्फ त्वरण के ना,
ठीक है, क्योंकि एस बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कर रहा है, विराम से गिर रहा है, यू का वैल्यू 0 ना, तो इस बराबर सिर्फ क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर ना। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस जो है त्वरण के सिर्फ समानुपाती होगी। ठीक है, और गिरने के समय के वर्ग का, तो वर्ग में दे दिया तो एस टी के भी समानुपाती होगा, एस टी स्क्वायर के ना, तो टी स्क्वायर बेटर विकल्प में हो जाएगा, तो इसमें गिरने के समय की कहा जाएगा, वर्ग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया है, 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल क्या हो जाएगी। ठीक है, चोटी से पत्थर को नहीं गिराया गया है बाबू, है चलो, तो 40 मीटर यानी डिस्टेंस दे दिया, ये बराबर कितना है तुमको, 40 मीटर। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर बना लेते हैं, या तो 9.8 जितना से लेकर बनाना है, तो चाल ना पूछ रहा है तुमको, तो हम चाल निकाल लेते हैं, तो यू तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी भी तुमसे पूछ रहा है ना, तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 से, तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर ना, तो यू तो 0 ना, 2 तो 2 गुने एस का वैल्यू 40 ना, और इसका 10 ना, 10 हो जाएगा। तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 400 ना, 2 गुने 400, तो 400 का लगभग कितना हो जाएगा, टू ए एस। चलो, तो यहाँ से भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 400 दूनी 800 ना, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 800, तो रूट अंडर 800 लगभग 28, 28 का 784 होता है। ठीक है, तो ये लगभग 28 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, यदि तुम 9.8 ले लोगे तो एक्चुअल में आ जाना चाहिए, यदि 9.8 हम ले लेते तो क्या हो जाता, 2 गुने 40 गुने 9.8 ना। ठीक है, तो 9.8 गुने तो 19.6 ना, गुना 40, हाँ लगभग कर गया, वही सेम चीज। 10 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो मकान की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो एक पत्थर को किसी मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में टाइम दे दिया है तुमको, टी बराबर कितना है, 4 सेकंड का। ठीक है, टी बराबर तो इसका गेन क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। अब क्या कर रहा है, मकान की ऊंचाई नहीं पूछ रहा है, यानी तुमसे एस पूछ रहा है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9.8 ले लिया तुम, 10 ले, हम 10 लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो एस निकालना है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम निकाल लेते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, तो यू टी, तो यू वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा ना, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ हाफ ए का वैल्यू 10 ना, गुना टी स्क्वायर यानी 4 गुना 4। ठीक है, तो दूसरे तो 2 मरतबे ना, तो 10 गुने 20, 20 चौका 80 ना, तो लगभग क्या हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या है। ठीक है, तो किसका है बाबू, पृथ्वी पर 1.6 ना, ये तुमको याद करने का चीज है। ठीक है, कहां से निकाल लोगे, यदि निकालना चाहेगा तो तुम कहां से निकालोगे, जी एम बटा आर स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ यूज करना है, रेडियस ऑफ अर्थ इसमें यूज कर देना है। ठीक है, और एक और निकालना चाहे तो अगेन क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ बटा, तो इसमें क्या हो रहा है, मास ऑफ मून यूज करना। ठीक है, और इसमें क्या करना है, रेडियस ऑफ मून यूज करना। कैलकुलेशन करके निकालोगे तो क्या आ जाएगा तुमको, 1:6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ जाते हैं। किसी वस्तु का भार जो है जो क्या बताता है, जड़त्व को नहीं, जड़त्व को कौन बताता है, द्रव्यमान ना, तो कट जाएगा उसके द्रव्यमान के बराबर, तो विभिन्न मात्रा, ये गलत है, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, तो आकर्षण बल, जैसे आकर्षण बल हम निकालना चाहते हैं बराबर क्या होता है, एम ए ना, तो आकर्षण बल रहता है, ए के जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, जी ना, तो जी, तो बराबर क्या हो जाएगा, एम जी, और भार का भी फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी ना। तो यानी क्या हो जाएगा, उस वस्तु को आकर्षण बल के ही बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा, या ग हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 ना, क्वेश्चन नंबर 13। जब किसी वस्तु के, ठीक है, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाता है, ठीक है, तो विषुवत रेखा से कहां ले जा रहा है बाबू, ध्रुव की ओर ले जा रहा है। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है, और ध्रुव पर क्या होता है, ज्यादा ना, यानी इसका क्या हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा,
बढ़ते जाता है ना, बढ़ते जाता है, ठीक है। कम से ज्यादा की ओर जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, यानी क्या हो जाएगा, क होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाएंगे। द्रव में पूर्णतः अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी क्या होती है? क्या होता है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है, क्या होता है, क्या कहते हैं कि द्रव में यदि किसी वस्तु को पूर्णतः या अंशतः डुबाते हैं तो उसके भार में आभासी कमी है, तो कमी जो दिखाते हैं वस्तु के द्वारा जी, ठीक है, वो हटाए गए द्रव की क्या होता है, भार के क्या होता है, और बराबर हो जाता है, ठीक है। चलो, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व जो है बराबर होता है, किसके बराबर होता है? अपेक्षित घनत्व का 4 फॉर्मूला होता है बाबू। अगर एक्चुअल में हम इसको कह सकते हैं तो क्या होता है, वो जो होता है वस्तु का घनत्व बताता है, ठीक है। यदि तुलना ही कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा इसमें कि किसी वस्तु का घनत्व यानी पदार्थ का जो घनत्व से, और किसके जिसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं उसका, ठीक है। यानी जनरली हम किसके सापेक्ष में निकालते हैं, पानी के ना, तो इससे नीचे क्या हो जाता है, पानी का घनत्व हो जाता है, और ऊपर क्या हो जाता है, वस्तु का घनत्व हो जाता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ऐसे ही, परमाणु पदार्थ ऊपर नहीं ना, परमाणु पदार्थ नीचे होना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा इसका करेंसी, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। तो फिल इन द ब्लैंक्स तुमको क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जब दो कणों के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ करना है, तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका क्या हो जाएगा, जब दो कणों के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए, ठीक है। तो बीच की दूरी को क्या कर रहा है, वह दोगुनी कर दिया जा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक बराबर क्या होता है, G(m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, 1/4 गुना, यानी हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम चौथाई भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक। तो जी का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पर क्या हो जाता है, केजी स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम भार एक कितने न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम भार न कह रहा है, तो 1 किलोग्राम भार कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 kg, ठीक है, 1 kg। और त्वरण का मान कितना होता है, भार का फॉर्मूला mg ना, डब्ल्यू बराबर mg, तो मास तो 1 kg हो गया, और 9.8 ना, तो क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन। किसी वस्तु का भार 98 न्यूटन, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो W बराबर क्या होता है फॉर्मूला mg ना, तो m बराबर क्या हो जाएगा W बटा g ना, तो W हो गया 98 और g का वैल्यू 9.8 ना, यानी इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 10 kg ना, तो 10 हो जाएगा आंसर। फाइव पर आ जाते हैं। तो 60 kg द्रव्यमान का चंद्रमा का भार लगभग कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 60 kg द्रव्यमान है ना, तो 60 kg, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग क्या होता है 1.6 होता है, ठीक है। तो गुना करते होते क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना करते क्या हो जाएगा 96 ना, तो लगभग क्या हो जाएगा 96 न्यूटन, ठीक है। और ऐसे तो होता है 1.6 करके और समथिंग होता है, तो इसको पूरा यदि एक्चुअल में कर लोगे तो आ जाएगा तुमको। जैसे हम कर लेते हैं, जैसे आओ हम इसको एक्यूरेट आंसर लाना चाहें तो एक्यूरेट आंसर हम ले आते हैं। थोड़ा सा पहले स्लाइड बना लेते हैं, ठीक है। तो W बराबर क्या होता है mg ना, तो मास कितना हो गया इसका, मास तो दिया है ना चंद्रमा का, कहाँ का है क्वेश्चन, कहाँ गया क्या, हाँ 60 kg, ठीक है। तो 60 गुने जी का वैल्यू क्या होता है, चंद्रमा का पृथ्वी का आधा ना, तो पृथ्वी का 9.8 होता है, और इसका छठा भाग ना, तो छठा, तो 6 से 10 मर सकते, 10 में 9.8 से करो तो 98 न्यूटन आ जाए, ठीक है। चलो, तो 98 न्यूटन भी सही हो जाएगा, 98 न्यूटन मेनली 98 न्यूटन सही होना चाहिए, 96 न्यूटन गलत। तो यहाँ पर हम 98 कर देते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है, लगभग से इसमें काम न चलेगा। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के कहाँ होता है बाबू, ध्रुव पर ना, तो ध्रुव यानी पोल हम कह सकते हैं। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटते जाता है ना, घटते जाता है। सतह के एकांक क्षेत्र पर लगते हुए बल को हम क्या कहते हैं बाबू, इसी को हम कहते हैं बाबू दाब यानी प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बाबू, P बराबर क्या होता है F/A ना, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब ना, दाब हो जाएगा इसका, ठीक है। कहाँ गया,
पानी के घनत्व की अपेक्षा किसी ठोस पदार्थ के घनत्व को हम क्या कहते हैं बाबू? अभी हमने देखा था अपेक्षिक घनत्व, किस क्वेश्चन में पढ़ा था? इसमें पढ़ा था, ठीक है। तो पानी की अपेक्षा, ये पानी के सापेक्ष में यदि किसी वस्तु को हम निकालते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अपेक्षिक घनत्व ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपेक्षिक घनत्व। कहाँ है? 9 का ना। तो 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपेक्षिक घनत्व। सब कॉपी पेन लेकर बैठना बाबू, ठीक है। कॉपी पेन पर ऐसे करके भरते रहो। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबाने पर कौन बल का अनुभव करते हैं? उत्प्लावन बल में, इसी को हम बाइंड फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो उत्प्लावन बल, ठीक है। नहीं तो इसी को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइंड फोर्स। ओके, चलो। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। 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 नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय वन चैप्टर 4 गुरुत्वाकर्षण का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले वाले जितने भी वीडियो है रिलेटेड है भारतीय वन के फिजिक्स से रिलेटेड सारे देख चुके हैं। तो आपको मोशन फोर्स इत्यादि सबका भी वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। यदि हाँ बात, और यदि आप कोई और बुक फॉलो करते हैं, जैसे आप लेक्सी वर्मा फॉलो करते हैं, स्टैलिन मल्होत्रा का बुक फॉलो करते हैं, लक्ष्मी सिंह का बुक फॉलो करते हैं, तो सबका सोल्यूशन तो चैनल पे। यदि आप नहीं फॉलो करते तो जाइए जाकर के देखिए, आपको काफी मजा आएगा उन सबका सोल्यूशन, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल। आइए हम गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं इस पर। तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सब लोग जानते हो आपको न्यूटन का कानून क्या होता है? कि न्यूटन का कानून होता है कि जितना भी इस इसमें जितने भी ब्रह्मांड में क्या यूनिवर्स में का सकता है, जितने भी वस्तु हैं, सब एक दूसरे वस्तु पर क्या लगाते हैं वो? बल लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, जब ये गुरुत्वाकर्षण बल को यदि हम लिखना चाहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल को कैसे डिफाइन करें? तो गुरुत्वाकर्षण बल को डिफाइन करेंगे कि दो वस्तुओं के बीच, ठीक है, क्या होगा कि दो वस्तुओं के बीच, इसको आप लोग कॉपी पे लेकर के बैठे हो, इसको नोट आउट करते चलो। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है? लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो सब नोट आउट करते चलना कॉपी पे पर, थोड़ा सा एक सेकंड और साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलिए,
तो जिन गुरुत्वाकर्षण बल को डिफाइन करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ए बराबर हो जाता है जी m1 m2 बटा क्या होता है r, यानी गुरुत्वाकर्षण बल है जो मास गुणनफल के समानुपातिक होता है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब आ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण या तान का वैल्यू लिखना है, जी बराबर कितना वैल्यू 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, चलो ये इसका क्या हो जाता है मान। ठीक है बाबू, चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और इसको मान जो है, इसका मान जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था, तुम सब लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो देखो, इसका नाम जो है, इसका जो वैल्यू था निकाल कर दिया था हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश, कैवेंडिश। ओके, चलो भले ही ये सब की जानकारी पता तो करने का काम तो न्यूटन का काम कर, इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू था वही हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, तो पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखे किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम ज्ञात करने की सूत्र लिखें। तभी मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या होता है, बराबर क्या होता है जी, ठीक है, m1 m2 बटा r। ठीक है, ये क्या होता है, यही फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा करें तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसे बताएं। तभी हम मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ये जो होता है क्या होता है, आर स्क्वायर होता है असली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यानी यदि क्या कर रहा है कि बीच की दूरी को आधा करने के लिए करना है ना, तो आधा जैसे ही हम करेंगे तो 1 बटा आर स्क्वायर आधा करने यानी आर बटा 2 के स्क्वायर, आर बटा के स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यदि एग्जैक्ट निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ना, ठीक है, और ऊपर कहाँ चला जाएगा 4। तो तुम सब लोग जानते हो एफ जो है इसके क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी क्या हो जाएगा, यदि आर को हम घटाएंगे तो एफ का जो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आर को हम कितना से घटा रहे हैं, आधा से घटा रहे हैं तो आधा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बटा 4 भाग से घटा रहे हैं, यानी 1 बटा 4 भाग इसका क्या कम हो रहा है, यानी फोर्स कितना बढ़ जाएगा 4 भाग बढ़ जाएगा ना, यानी 4 गुना इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, और डिटेल में निकाला जाए तो डिटेल में निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ 4 बटा यहाँ पर जैसे कि तुमको मैंने बताया कि एफ जो है क्या होता है आर स्क्वायर क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बटा आर के जगह पर क्या होगा आर बटा 2 के स्क्वायर ना, आर बटा 2 के स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 1 बटा आर स्क्वायर गुना 4, तब कितना हो गया 4 गुना आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, यदि पृथ्वी और, ठीक है, यदि पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को प्रिय बल से आकर्षित करें तो क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से चंद्रमा को आकर्षित करे, बड़ा है छोटा है बराबर है। तो तुम सब लोग जानते हो, सपोज करो कि क्या है, इसको चंद्रमा मान लो, एक है सपोज करो कि चंद्रमा है, एक है पृथ्वी। तो पृथ्वी भी कुछ बल से खींचती है, चंद्रमा भी कुछ बल से खींचती है, तो दोनों के बल का खींचने का क्या हो जाता है, एक बार फॉर्मूला हम दोनों का यूज करते हैं, G m1 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, जितना इसका हो जाएगा उतना। तो तुमको एक बात और है कि दोनों को खींचने का जब काम है, दोनों एक दूसरे का खींचने का काम, तुमको न्यूटन का अपने थर्ड नियम में बताया था कि कोई भी वस्तु यदि एक वस्तु का जो 5 न्यूटन बल से यदि अपनी ओर खींचता है तो भी वस्तु से क्या करता है 5 न्यूटन बल से ही खींचता है, मगर डायरेक्शन दोनों का काम अलग अलग। यदि पृथ्वी चंद्रमा को कोई बल से खींच रही है तो चंद्रमा पृथ्वी को उतने ही बल से खींचेगी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्यों का जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन के, क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, तीसरे नियम के अनुसार, तीसरे नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के बराबर एवं विपरीत प्रतीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, उसके बीच को जो गुरुत्वाकर्षण बल उसको हम क्या करेंगे, गुरुत्वीय बल। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मुक्त पतन क्या है? मुक्त पतन, यदि किसी वस्तु को हम ऊपर से फेंक दें, छत पर से मान लीजिए किसी वस्तु को फेंक दें, तो क्या अगर उस पर और कोई बल कार्य नहीं होता है सिवाय एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो बीच में क्या है, ये क्या है, अपने आप अकेले न गिरे, ऐसा तो नहीं इसको साथ में कोई धक्का देकर के नीचे खींचता है। तो मुक्त पतन उसे कहते हैं कि किसी भी वस्तु, ठीक है, किसी भी वस्तु को यदि किसी ऊंचाई से गिराया जाए, यदि किसी ऊंचाई से गिराया जाए, किसी ऊंचाई से गिराया जाए, उसमें उसमें केवल गुरुत्व गुरुत्व बल का तो गुरुत्वाकर्षण बल को तुम नहीं खींचे, तो गुरुत्व बल ही कार्य करता है, ठीक है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, सिर्फ जिसमें कोई भी वस्तु है जिसमें सिर्फ गुरुत्व बल ही कार्य करे, मात्र एक मात्र बल जो अपनी नहीं खींच सकता, वही बल कार्य करे, तो उसे हम क्या करेंगे, पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण क्या है, ठीक है। तो इसका जवाब हम लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन, ठीक है, गुरुत्व के अधीन नीचे गिरे, तो उस बल के कारण, ठीक है, तो जब हम सब लोग जानते हैं गुरुत्व बल के क्या हो रहा था, तो उस बल के कारण, तो पन त्वरण को, पन त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व गुरुत्व त्वरण कहते हैं, ओके। चलो ત્યાં સમૂહ માં समझ गए। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा कि यदि कोई वस्तु जो है गुरुत्व लगे, तुम जानते हो कि यदि कहीं फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें कहीं न कहीं क्या होगा, त्वरण की चर्चा चलेगी। यानी यहाँ पर गुरुत्व बल लग रहा है, कोई वस्तु यदि मुक्त रूप से गिरती है तो कुछ बल लगा, तो उसके कारण त्वरण का उसी को क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, तो सब लोग जानते हो, ध्रुव पर समान क्या होता है, महत्तम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कमानीदार तूले से किसी वस्तु का क्या मापा जाता है, कमानीदार तूले से तुम इससे क्या मापते हो, भार मापते हो बाबू, भार यानी वेट। नेक्स्ट बढ़ता, एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मरोड़कर बनाई गई थी, गेंद से धीमी क्यों गई, ठीक है। तो तुम सब लोग जानते हैं कि कोई वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिरते हैं, नीचे गिरा है, तो उस पर क्या क्या कार्य करेगा, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है, वो तो सारे वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड स्पास ही खींचेगा, ठीक है। यदि वस्तु निर्वात नहीं, ठीक है, तो उसमें हवा है, ठीक है, तो हवा है तो क्या होगा, इस पर क्या लेगा, किसी भी वस्तु पर एक कौन लेगा, एयर रेजिस्टेंस लेगा, एयर रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। यानी इस ऊपर क्या करते हैं कि हवा का दबाव, हवा का दबाव या हवा का प्रतिरोध कर सकते, ठीक है। और सेकंड इस पर क्या रह जाएगा, एक तो गुरुत्वीय बलेगा, ठीक है, एक एयर रेजिस्टेंस लगेगा। क्या है कि कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मरोड़ कर बनाई गई, तो कागज की सीट को यदि मरोड़ देंगे तो तुम क्या बन जाएगा, एक छोटा सा शेप बन जाएगा ना, तो छोटा सा शेप बनेगा तो क्या होगा, उस पर क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस जो है क्या लगेगा, उस पर कम लगेगा। मगर यदि पूरे कागज ऐसे ही फैला कर दिया जाएगा, इस पर क्या लगेगा, एयर रेजिस्टेंस जो है क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यहाँ से अभी इसको मैं आंसर देना चाहूँ, क्या धूमि क्यों गिरती है, क्योंकि कागज पर एयर रेजिस्टेंस यानी हवा का दबाव अधिक है, ठीक है, अधिक लगता है, ठीक है।
किस पर अधिक रहता है बाबू? कागज पर ना। कागज को मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हवा का दबाव कम है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध? तो द्रव्यमान यानी क्या हो जाएगा? मास। भार यानी क्या हो जाएगा? वेट। और गुरुत्वीय त्वरण यानी का जी ना। तुम सब लोग जानते हो कि डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? mg ना। भार का क्या होता है? मास गुना संबंध कह रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी? तो संबंध कहते हैं जो फॉर्मूला निकलता है इसी को बनाते हैं रिलेशन। ठीक है, डब्ल्यू और क्या होगा? mg। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक पिंड का द्रव्यमान 40 केजी है, अभी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पृथ्वी पर इसका भार जो है क्या होगा? ठीक है, तो पिंड का द्रव्यमान कितना है बाबू? 40 केजी। ठीक है, तो मास हो गया कितना? 40 केजी। उस पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी ए का वैल्यू यानी सॉरी जी का वैल्यू है जो है कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भार पूछ रहा है, तो डब्ल्यू आवर का होता है फॉर्मूला mg ना। 40 गुना 10 में यानी क्या हो जाएगा? 400। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, क्या उसका द्रव्यमान भार बढ़ता है या घटता है या अचल? ठीक है, तो किसी पिंड को यदि तो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उस वस्तु का जो है बाबू द्रव्यमान क्या रहेगा? वह कांस्टेंट रहेगा, यानी द्रव्यमान क्या रहेगा? अचल। ठीक है। तो तुम द्रव्यमान किसी वस्तु का तुम चंद्रमा पर ले जाओ, सूर्य पर ले जाओ, बृहस्पति पर ले जाओ, शनि पर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वो हर जगह उसका जो द्रव्यमान है उसमें परिवर्तन और उसका भार जो है क्या होगा? बदलेगा। ठीक है, तो भार बदलेगा, क्यों बदलेगा, कितना बदलेगा वो देख लेते हैं। डब्ल्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? mg होता है। तो मास तो चेंज ना होगा मगर जी चेंज होगा। तुम सब लोग जानते हो, यदि हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो उस वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है क्या होता है? जी बराबर क्या होता है? घटता है। तो कितना घटता है? तो तुम सब लोग जानते हो बाबू कि पृथ्वी पर यदि चंद्रमा गुरुत्वीय त्वरण का मान है, सपोज कर लो कि जी है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? जी बटा 6 ना। यानी 1/6 भाग क्या होगा? उसका भार क्या हो जाएगा? तो भार बदलेगा मगर चंद्रमा पर जो भार है उसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। चंद्रमा पर भार यदि हम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा कि चंद्रमा पर भार घटेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ताप क्या है? ताप का ऐसा मात्रा भी। ताप क्या है बाबू? प्रति इकाई क्षेत्र। ठीक है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले, ठीक है, लगने वाले बल को, बल को ताप कहते हैं। ठीक है, लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं बाबू? दाब कहते हैं। ठीक है, और दाब का जो एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। इसे कैसे डिनोट करते हैं? पी ए से पी। कहाँ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। प्रणोद से आप क्या समझते हैं? तो प्रणोद कोई बड़ा खाली नाम से देखने में तो लंबवत लगने वाले, लंबवत लगने वाले। ठीक है, यदि कोई बल जो है, ठीक है, वो क्या है? लंबवत लग रहा है। ठीक है, तो लंबवत जो लगता है बल उसी को हम क्या कर रहे हैं? वो प्रणोद। ठीक है, उसी को हम क्या कर रहे हैं? प्रणोद। तो बल ही न है एक प्रकार के, तो इसका भी ऐसा ही मतलब कब देगा? न्यूटन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि तेज धार वाली कैंची से कपड़ा कम लगाने पर भी फट जाता है, क्या हो जाएगा? क्योंकि तेज धार वाली कैंची है, क्योंकि तेज धार वाली कैंची का सतह क्षेत्रफल, ठीक है, कहा जाएगा सतह क्षेत्रफल कम हो जाता, कम हो जाता है, जिससे, जिससे इसका बल, इसका बल
सॉरी इसका दाब कपड़ा के कम सतह पर कम सतह पर लगता लगता है, जिससे कपड़ा क्या होता है, आसानी से कट। ठीक है, तुम सब लोग जानते हो बाबू प्रेशर का जो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यदि एरिया घटेगा दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो दाब ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े क्यों? ठीक है, क्योंकि क्योंकि ट्रक ट्रक पर ट्रक का द्रव्यमान ट्रक का द्रव्यमान काफी अधिक होता है, काफी अधिक होता है। इसलिए इसलिए उसके भार को ज्यादा एरिया में बांटने को, ऊपर लिख देता हूँ, ज्यादा क्षेत्रफल में बांटने से दाब दाब कम रहता है, दाब कम रहता है, जिससे गाड़ी को चलने में आसानी। ठीक है, ये तो लैंग्वेज हो गया, इसको नोट आउट करते चलना, समझना चाहो तो समझ सकते हैं। यदि ये जो टायर है भाई साहब पतला है, मान लीजिए सपोज करो कि साइकिल के टायर पर हम कार चलाएं, तो साइकिल का वजन क्या होता है, बहुत ज्यादा, तो 50 kg। ठीक है, मगर तो साइकिल कार का जो वजन कितना है, 5,000 kg ना। तो ये छोटे वो के टायर पर 50 kg का तो भार ठहरने को हो जाता है, 5,000 kg का भार से क्या हो, टायर बचेगा, टायर का उसका रिम टीम स्पोक कुछ न बचेगा, वो एलिमेंट भी नहीं। ठीक है, इसलिए उसको क्या करते हैं, ज्यादा चौड़ा बनाते हैं ताकि उसका जो एरिया है ज्यादा भाग पर लगे, जिससे चलने में काफी दिक्कत ना। तो किसी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होता है जब उसे द्रव में डुबाया जाता है, कि किसी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होता है, जितना उसके क्या कहता है, बता है क्या, उसको हम द्रव में डुबाते हैं। तुम सब लोग जानते हो कि विस्थापित पानी का आयतन, ठीक है, विस्थापित पानी का आयतन बराबर क्या होगा, डूबे हुए भाग का आयतन। ठीक है, जितना विस्थापित पानी का आयतन, पानी की जगह पर द्रव यूज करते हैं। सपोज करो कि इसमें हम कोई वस्तु लाते हैं, इस वस्तु का जितना आयतन हो, ठीक है, उतना ही पानी का होगा इसे बाहर। तो विस्थापित पानी या द्रव का जो आयतन होगा ये क्या हो जाएगा, उस वस्तु का आयतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर प्लावन किस दिशा में कार्य करता है, प्लावन किस दिशा में कार्य करता है, ऊपर की ओर ना बाबू, ऊपर की। ठीक है, प्लावन बल का जो मेन कार्य होता है, क्या करता है, किसी वस्तु को क्या करता है, ऊपर उठाए रखने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटिके छोड़ने पर पानी की सतह पर जाता है। इसका जवाब हो जाएगा क्या, क्योंकि प्लास्टिक प्लास्टिक का घनत्व घनत्व पानी के घनत्व से काफी कम। ठीक है, चलो, यदि बराबर आ जाता तो क्या होता कि जिस पॉइंट पर रहता उसी पॉइंट पर रह जाता, यदि ज्यादा रहता तो क्या होता, पानी में डूब जाता। पर क्या है, इसका घनत्व क्या है, काफी कम होता है, जिसके कारण क्या है, वापस से वापस। यदि दो पिंड एक ही द्रव में पूरी तरह डूबे तो उनके भार में हानियां समान हों, पिंडों के आयतन के बीच का संबंध, तो पिंड का जो आयतन होगा क्या होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो पिंड के एक ही द्रव में है, पूरे तरह डूबा है, उनके भार की हानियां क्या है, समान, जितना उसका भार उनका है, कभी भी दोनों क्या है, समान।
उस पिंड का आयतन भी काफी समान है। देखो तुम लोगों ने अभी देखा है कि जितना कोई भौतिक पिंड है, अभी इस क्वेश्चन में मैंने तुमको बताया कि विस्थापित पानी या द्रव का जो आयतन वही वस्तु का आयतन, यानी डूबा हुआ वस्तु जितना डूबा हुआ भाग, ठीक है। अपेक्षित घनत्व का मात्रा क्या होता है? अपेक्षित घनत्व का मात्रा क्या होता है? कोई नहीं ना, इसका मात्रा कोई नहीं, ठीक है। यानी बिना या नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के अपेक्षित घनत्व उसके घनत्व और पानी के घनत्व क्या अपेक्षित घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व होता है वस्तु का घनत्व बटा वस्तु पानी में, या तो पानी का पानी में, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर यूज करते हैं 4 डिग्री, ओके। द्रव उत्प्लावकता का दो उपयोग पूछ रहा है, ठीक है। तो द्रव उत्प्लावकता का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? एक तो हम सबसे पहले करते हैं जहां हमारा आर्किमिडीज का कार्य है, तुम सबको बताया होगा कि हम कहाँ कहाँ, ठीक है। तो इसका उपयोग हम सबसे पहले क्या करते हैं? किसी वस्तु का क्या करते हैं? तैरने, सबसे पहले तुम तैरने में यूज करते हैं, ठीक है, तैरने। दूसरा क्या हो जाता है? धातु की शुद्धता ज्ञात करना, धातु की शुद्धता। ये कहोगे कैसे? यदि धातु कमजोर होगा, मान लीजिए सपोज करो कि कोई धातु लोहा है, लोहा को हम लोग को पता है उसका जो है उस पर जो है जल जो है उतना उपलब्ध सपोज करो कि 10 मिनट का कार्य करता है, मगर यदि वह लोहा नकली होगा तो उसका क्या हो जाएगा? कम उत्प्लावन वाला कार्य करेगा या तो ज्यादा उत्प्लावन वाला कार्य करेगा। इस समय हमें क्या पता चलेगा? वो धातु क्या है? शुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध है। नहीं, दोनों ने कहा था, नहीं तो ये भी हम कर देते कि जहाज के निर्माण में, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं आगे, आखिरी क्वेश्चन शायद रहती है वो फिनिश। ये क्वेश्चन और है, नोट आउट नहीं हुआ। नोट आउट क्या कर रहा है? पास्कल का नियम क्या है? क्वेश्चन है, कंपटीशन है, पास्कल का नियम क्या है, ठीक है। देख लो पास्कल का नियम क्या है। पास्कल ने हमें क्या बताया था कि किसी भी बंद द्रव, ठीक है, बंद द्रव गाली की किसी भी वस्तु उस पर क्या होता है? हर जगह जो है समान रूप में क्या लगता है? उस पर दाब लगता है, ठीक है। क्या होगा? बंद द्रव के, बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया था, किसी भाग डाला गया, ठीक है, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता, ठीक है। चलो हम लोग आ जाते हैं लघु तरीके क्वेश्चन के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है मेरे, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है? तो न्यूटन कथा ने हमको एक नियम दिया था, परंतु उसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 बटा r, ठीक है। यहाँ से न्यूटन कथा ने हमको फॉर्मूला दिया था, क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जहां जहां बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, गुणनफल के समानुपाती
तथा तथा बीच के दूरी के तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखते हैं, एक तो होता क्या होता है जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। यहाँ से पता देख रहे हो तुम लोग क्या होता है, ये जो है m1 m2 दोनों द्रव्यमान के गुणनफल क्या होता है, समानुपाती ना। एक रेशियो क्या देगा, मतलब एक समानुपाती का रेशियो m1 m2 और एक देगा एक व्युत्क्रमानुपाती वाला साइन जो भी ऐसा हम दे देंगे 1 बटा r। ओके। अब हम लोग पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी को सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम क्या देंगे, क्योंकि जी का मान कैपिटल जी यानी जिसको हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, क्योंकि जी का मान हर जगह समान होता है। हर जगह समान होता है कहने का मतलब क्या हो जाता है बाबू, हर जगह समान होता है। इस पर ब्रह्मांड के किसी भी गतिविधि का कोई असर नहीं होता। किसी भी गतिविधि का कोई असर नहीं, किसी भी गतिविधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। तुम सब लोग जानते हो कि कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, हर जगह क्या होता है, समान होता है, चाहे हम उसे किसी भी ग्रह के ऊपर ले रख सकते। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दे। ठीक है, तो पहले तुम गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला लिखते हैं। F क्या होता है, F बराबर क्या होता है जी m1 m2 बटा r। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर दे देते हैं। क्या कह रहा है, एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना। ठीक है, एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर देना है बाबू। ठीक है, तो एक वस्तु का द्रव्यमान करोगे तो क्या हो जाएगा, एक देखो तुम जानते हो समानुपाती होता है क्या, द्रव्यमानों के गुणनफल का। यदि सपोज वालों का हम इसको क्या करते हैं, दोगुना करते हैं, तो उसका बल भी क्या हो जाएगा, दोगुना ना। सेकंड पर आ जाते हैं कि वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी करते हैं। ठीक है, तो बीच की दूरी r स्क्वायर ना, यानी इसका क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती ना 1 बटा r स्क्वायर। यानी r को दोगुना कर दिया जाता है, यानी सपोज कर लो तो क्या हो जाएगा, दोगुना यानी 2 का स्क्वायर ना, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 ना, तो 1 बटा 4 गुना ना फोर्स हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा क्या 1 बटा 4 गुना, यानी 1/4 भी तुम उसको कर सकते हो। थर्ड पर आ जाओ, थर्ड क्या कर रहा है कि वस्तुओं सॉरी हाँ वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुनी कर दिया जाए, 1 बटा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बटा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बटा 9 ना, 1 बटा 9 गुना ना, 1 बटा 9 गुना। अब क्या कर रहा है कि दोनों वस्तुओं के बीच द्रव्यमान को दोगुना कर दिया, m1 भी दोगुना m2 भी दोगुना, तो 2 दूनी 4 गुना ना, तो क्या हो जाएगा यार 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियम का क्या महत्व है, तो गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियम का क्या महत्व है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम सब पृथ्वी से बंधे हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी का चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अवश्य क्या करता है, विकेंद्र बल प्रदान करता है, जिससे क्या होता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ही है बाबू, जिसके कारण सौरमंडल में जितने भी गतिविधि तो सब क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ज्वार भाटा ऊपर। ठीक है, ये सब नेक्स्ट बढ़ जाओ, सभी वस्तुओं पर लगने वाले गुरुत्व बल उनके द्रव्यमान के समानुपातिक हो। एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों, ऊपर से किसी वस्तु का यदि नीचे गिरना है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, त्वरण जिम्मेदार है, यानी ये जिम्मेदार है, यानी इसी को हम क्या कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। अत्यधिक फॉर्मूला निकालो, ए बराबर क्या होता है एम में होता है, यहाँ से ए बराबर क्या होता है एफ बटा एम ना, एफ बटा एम, यहाँ से क्या तुमको पता चल जाएगा, एक्सलरेशन जो है मास पर
तो क्वेश्चन क्या है कि सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्व उनके द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ठीक है, तो फिर भारी वस्तु और हल्की वस्तु के मुकाबले तेज क्यों नहीं कहते? ठीक है, तो ये फिर यहाँ क्या होता है, द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती ना, समानुपाती। तो ऐसा क्यों क्यों नहीं कहते कि भारी वस्तु जल्दी गिर जाए और ये तेजी से नहीं? तुम लोग याद करो चैप्टर नंबर 3 में, यानी बल तथा गति के नियम है, उसमें तुमको गैलीलियो ने एक प्रयोग करके बताया था कि ऊपर से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु पर, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु पर, गिरती हुई वस्तु पर त्वरण का कोई असर नहीं है, त्वरण का कोई प्रभाव नहीं है। ऊपर लिख रहा है त्वरण का कोई प्रभाव, तुम सब लोग कॉपी पर अलग से नोट कर लेना। त्वरण का कोई प्रभाव कहाँ है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अतः भारी वस्तु भी उसी के साथ गिरेगी और हल्की वस्तु भी उसी के साथ। इसको समझ, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती है तो पृथ्वी चंद्रमा की गति क्यों नहीं? ठीक है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती, ठीक है, तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं? इसका जवाब क्या हो जाए, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की अपेक्षा काफी अधिक होता है, चंद्रमा की अपेक्षा काफी अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर, तो देख लो बाबू, ये द्रव्यमान में क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ में द्रव्य की मात्रा को कहते हैं, और भार किसको कहते हैं, पृथ्वी पर लगे हुए केंद्र के लिए गुरुत्व बल के बराबर होता है। भार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान में केवल परिणाम होता है या दिशा होती है, भार में क्या होता है, परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। ठीक है, द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा मापना है, भार को कमानीदार तुला। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, केजी होता है, थोड़ा सा मिस्टेक। ठीक है, और भार का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, द्रव्यमान का ऐसा मात्रा केजी तथा भार का ऐसा मात्रा न्यूटन होता है। स्थान के परिवर्तन से क्या होता है, द्रव्यमान नहीं बदलता, बल्कि स्थान के परिवर्तन से भार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, समझ करता हूँ अंतर। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के इसके भार के 1/6 गुना क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, त्वरण का मान पृथ्वी से 1/6 भाग नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, तो हो ही गया यार, ये भी क्वेश्चन हो गया ना। एक व्यक्ति एवं अपने मित्र एन के लिए पृथ्वी के ध्रुव के पास की जगह पर कुछ सोना खरीदो, उसे विषुवत पृथ्वी के पास रखने वाले एन को क्या एन खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा, देना ही तो तुम जानते हो कि बाबू कि एक व्यक्ति है एम है, एक व्यक्ति का है एन। ठीक है, एम सोना खरीदा कहाँ पर, ध्रुव पर ना, ध्रुव पर, और एन को बेचा कहाँ, मिडिल पॉइंट, समझे ना, भूमध्य रेखा वही मिडिल पॉइंट है। तो यहाँ पर देख लो बाबू, तुम सब लोग जानते हो कि पोल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ज्यादा होता है ना। और तो यहाँ पर यदि हम वेट निकालना चाहें तो यहाँ पर वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा होने के कारण यहाँ पर सोना का जो वेट होता है, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि सोना का वेट क्या हो गया, 10 न्यूटन। ठीक है, यही 10 न्यूटन करके ले जाकर के एन को बेच रहे हैं, पर एन पर मिडिल पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम न हो जाता है, तो यहाँ पर इसका भार क्या हो जाएगा, कम न जाएगा। ठीक है, ये तो 10 न्यूटन का सोना है, मगर अब यहाँ पर भार कम न दिया बाबू है, तो अब इसको क्या हो जाएगा, इसको तो लगेगा कि नहीं ना भाई, ये हम 10 न्यूटन का व्यवहार का मंगाए थे, हमको 10 से कम किया, तो क्या होगा, लड़ाई ना हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या हो जाता है, सिंपली रीजन होगा कि चूंकि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होने के कारण, गुरुत्वीय
त्वरण का मान अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, होने के कारण भार, भार अधिक होता है विषुवत, विषुवत वृत्त को है, विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त के अपेक्षा, विषुवत वृत्त के अपेक्षा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक पतली परंतु मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से किताबों को भरे बैग उठाना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि देख लो भाई, वो पतला है एक ये चौड़ा बटा हुआ, तो पतला वाला कहता क्या होगा, तुमको शरीर के तो क्या होगा, कम एरिया में लग रहेगा। ठीक है, तुम्हारे कांधों पर क्या रहेगा, इससे कम एरिया रहेगा, यानी एक ही भाग पर क्या रहेगा, ज्यादा पोर्शन रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, तुमको दिक्कत होगा। इसका क्या होगा, शरीर के ज्यादा भाग पर चौड़ा फीता वाला फैला हुआ रहेगा, क्या होगा, ज्यादा भाग पर फैलेगा, इसमें बल कम। इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि पतली डोरी का संपर्क क्षेत्रफल कम होने के कारण, संपर्क क्षेत्रफल कम होने के कारण, कम होने का कारण ज्यादा, ऊपर लिख देता हूँ बाबू, कॉपी पर लिख लेना, ज्यादा दाब महसूस होगा, ज्यादा दाब महसूस होगा चौड़े पट्टे की अपेक्षा, चौड़ा पट्टे के अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए। एक भारी बक्से को पतले तार के बने के हत्थे से ले जाना कठिन होता है, परंतु लकड़ी अपने चौड़े हत्थे का ले जाने क्या होता है, पर चौड़े हत्थे से ले जाने क्या होता है, आसान। ठीक है, चलो, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, भारी बक्से को, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्योंकि वही वाला जो भी था ना बाबू, तो सिर्फ पतला, हाँ, डोरी की जगह पर हम क्या कर देंगे, पतला तार कर देंगे। ठीक है, पतला तार पर संपर्क, संपर्क क्षेत्रफल कम होता है, कम होता है, अतः, अतः दाब अधिक महसूस हो। ठीक है, अतः दाब अधिक महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? द्रव या गैस में डूबी हुई वस्तु, तो द्रव या गैस में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर लगने वाला बल को, लगने वाले बल को उत्प्लावकता कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, कहते हैं। और इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं, इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, तो भैया क्या बाबू, जब कोई किसी वस्तु को द्रव या गैस में पूर्णतः अंशतः डुबाई जाती है, तो उसके भार में आवाज से कमी आ जाती है, जो वस्तु के डूबे भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। 14 पर आ, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों डूबती या तैरती है? क्योंकि पानी में उत्प्लावन बल कार्य करता है, पानी में उत्प्लावन बल कार्य करता है, प्लावन बल कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है तुमको? यार तू कह रहा है बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिंड के भार को क्या होता है जब उसे द्रव में डुबोया जाए। ठीक है। तो पिंड के भार को क्या होता है जब उसे द्रव में, जैसे ही आप द्रव में किसी वस्तु को तुम डुबाओगे, तुमको क्या होता है बाबू? तुम सब लोग जानते हो कि द्रव में डुबाने पर क्या होता है, नीचे से क्या होता है, कुछ प्लावन बल कार्य करता है जो उस वस्तु को क्या करता है, हल्का महसूस करता है। ठीक है। तो क्या होता है कि द्रव द्रव में डूबी हुई वस्तु, द्रव में डूबी हुई वस्तु, डूबी हुई वस्तु हल्की प्रतीत होती है। डूबी हुई वस्तु क्या होती है? हल्की प्रतीत होती है। ठीक है। वो भी किसके कारण? उत्प्लावन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें? एक तुला वेटिंग मशीन पर अब अपना द्रव्यमान 48 केजी नोट करना है। क्या आपका द्रव्यमान ठीक 48 केजी है, उससे थोड़ा कम या अधिक? ठीक है। तो अब जैसे ही आप अपना वेट किए तो आपका द्रव्यमान जो है 48 केजी ही है, या उससे थोड़ा कम है या अधिक है? ठीक है। किस पर हम कर रहे हैं? ये जो तराजू है इस तरह का, यानी हम दंड तुला पर हम अपना करें। ठीक है। तो जैसे ही आपका, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो जैसे ही हम द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान जवाब हो जाएगा अधिक। अब क्यों है उसको हम एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि जैसे ही हम किसी वस्तु को, ठीक है, इस पर हम रख करके क्या करते हैं, तोलते हैं। ठीक है। में भी दो तरह का कार्य करेगा। तुमको अभी हमने क्या कहते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत या उत्प्लावन के नियम में बताया था कि द्रव या गैस में नीचे से किसी भी वस्तु पर क्या रहता है, उत्प्लावन बल कार्य, जो वस्तु क्या करती है, हल्का महसूस करता है। तो तुम जैसे ही इस तराजू पर बैठे हुए, तो यहाँ पर क्या होता है, तुम निर्वात में तो बैठ नहीं रहे हैं। ठीक है। निर्वात में यदि तुम बैठते तो तब तुम्हारा वजन ठीक 48 केजी होता, नहीं ज्यादा होता नहीं कम होता। और हम निर्वात में तो कर नहीं रहे हैं। तो निर्वात में यदि हम नहीं कर रहे हैं, तो हवा में कर रहे हैं, तो यहाँ पर को हवा को हम क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। ठीक है। यहाँ पर की जो हवा है उसी को हटा करके बैठेंगे ना। अगर तुम सब लोग जानते हो कि जैसे ही बैठेंगे तो नीचे से एक प्लावन काज कर रहा है, जो हवा को जो हम विस्थापित करें उसको क्या करता हुआ, हल्का महसूस कराने के लिए ना। ठीक है। तो जो भी लगे थोड़ा सा ही क्यों ना लगे हवा का विस्थापन है, एक मतलब 50 ग्राम कहना है, 100 ग्राम कहना है, या आधा केजी कोई ना है, कुछ भी रहे, यानी क्या करे, इसे विस्थापित कर। ठीक है। तो किसी भी द्रव या गैस में क्या होता है, नीचे से जो प्लावन पर क्या कार्य करता है, वस्तु क्या करते हैं, हल्का महसूस कराती है ना। तो 48 केजी से कुछ यदि आपका वजन 48 केजी ही होता, तब यहाँ पर ठीक 48 केजी होता, तब तुम्हारे चूल्हा पर क्या दर्शाता, 47 केजी या 47 केजी 500 ग्राम। ठीक है। मगर तुम्हारा वजन 48 केजी दर्शा रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारा वजन जो है, द्रव्यमान जो है, 48 केजी से ज्यादा है। ठीक है। इसको अति करना है, 100% प्रूफ करना है, तो इसके लिए तुम एक बार निर्वात में अपने आप को तोलो, ठीक है, और एक बार हवा में तोलो, तब फिर तुमको समझ में आ जाए। आपके पास एक रुई का बोरा है तथा लोहे की छड़, चूल्हा पर मापने पर दोनों 10 केजी दर्शाते हैं। ठीक है। तो दोनों का वास्तविक भार क्या है, बराबर है कि इनकी दोनों में से कौन भारी है, कौन हल्का है, इसका भी तुमका जवाब है। ठीक है। तो इसमें भी हो जाएगा कि इसका यदि हम जवाब ढूंढना चाहें, तुम सब लोग जानते हो यहाँ पर क्या करें, भारी या हल्का ना, द्रव्यमान कह रहा है। ठीक है। तो द्रव्यमान बराबर जो है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, घनत्व अगुना क्या हो जाता है, आयतन। ठीक है। चलो। तो अब यहाँ पर आ जाओ कि दोनों में क्या करा है, समान द्रव्यमान है। ठीक है। दोनों में समान द्रव्यमान है, 10-10 केजी का। ठीक है। तो यहाँ पर अब घनत्व किसका ज्यादा हो जाएगा, रुई का घनत्व ज्यादा होगा या लोहे का घनत्व ज्यादा होगा? तुम सब लोग जानते हो बाबू कि लोहा का घनत्व क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर यदि हम लोहा का निकालते हैं, तो लोहा का घनत्व यदि हम सपोज कर लो कि 1 से 9। ठीक है। और इसके आयतन को हम 22 से डिनोट करते हैं, और रुई वाला को हम डिनोट करते हैं, सपोज कर लो कि एम से, और ये आयतन को डिनोट करते हैं एन से। ठीक है। तब यहाँ पर हमें पता है कि लोहा का घनत्व ज्यादा होगा कि रुई का, ऑब्वियसली है कि लोहा का घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है। तो घनत्व यदि लोहा का ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि दोनों का एलएचएस तो बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि आयतन पर डिपेंड करेगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या जवाब मिलेगा कि लोहा का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। किसके अपेक्षा, रुई के आयतन की अपेक्षा ना। यानी यहाँ से रुई का आयतन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, और लोहा का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें हम वजन करते हैं, किसका क्या हो जाएगा। तो जैसे ही हम रुई का बोरा रखेंगे तराजू पर, इस तराजू पर, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा,
इसको ज्यादा हवा का विस्थापन करना पड़ेगा अगेन, ठीक है, तो ज्यादा विस्थापन करना पड़ेगा, यानी ज्यादा उत्प्लावन बल कार्य करेगा इसको हल्का करने के लिए, ठीक है। और लोहा वाला में क्या होगा, कम उत्प्लावन बल कार्य करना पड़ेगा, यानी इसको कम हल्का करना, ठीक है। तो ज्यादा हल्का किसको करने में लग रहा है, रुई के गुणा को ना, तो ऑब्वियसली किसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यानी भार जो है हम निकालना चाहेंगे, तो भार इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा, इसका रुई का ना, रुई का, ठीक है। ज्यादा नहीं, 50 से 100 ग्राम, ने समझा कि 10-20 केजी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लोहे की कील पारा में तरती है परंतु पानी में डूब जाती थी, तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि पारा का घनत्व, पारा का घनत्व लोहे के घनत्व से, लोहे के घनत्व से अधिक होता है, अधिक होता है, जबकि जबकि पानी से, पानी से अधिक लोहा का घनत्व, पानी से अधिक लोहा का घनत्व होता है। खत्म कहानी, चलो। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट नंबर पर क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में किन किन कारणों से परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो तुम लोग गुरुत्वीय त्वरण का दो फॉर्मूला पढ़ा होगा बाबू, ठीक है। एक फॉर्मूला हो जाता है जी बराबर क्या होता है, जी एम बटा क्या होता है, आर स्क्वायर, और एक फॉर्मूला हो जाता है जी डैश बराबर जी इंटू क्या हो जाता है, आर ई बटा आर ई प्लस एच के होल स्क्वायर। ठीक है, चलो चलो, ये दो का आता है फॉर्मूला, तो यही दोनों फॉर्मूला का तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण किसके कारण के परिवर्तन हो, तो सबसे पहले लिख सकते हैं कि वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, बीच की दूरी के कारण, बीच के दूरी के कारण, ठीक है। सपोज कर लो कि यहाँ पर यदि आर का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है, यदि आर का वैल्यू बढ़ जाएगा, सपोज कर लेते हैं, तो आर का वैल्यू कितना बढ़ जाएगा, तो जी का वैल्यू कहाँ हट जाएगा, यदि आर का वैल्यू हट जाएगा तो जी के वैल्यू कहाँ जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमण, ठीक है। तो इसके बीच के दूरी के कारण है, जिसको मैं और लिखना चाहूँ तो ये भी हम लिख सकते हैं कि ग्रहों के, ग्रहों के आकार में, आकार में बदलाव के, ठीक है बाबू। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसमें और क्या हो जाएगा, एक पॉइंट क्या हो जाता है इस फॉर्मूला पर, तुम जानते हो बाबू कि धरती से हम ऊपर जाते हैं धीरे धीरे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, बढ़ते जाता है, कि यहाँ पर क्या एच बढ़ जाएगा ना, एच बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जीडीएस का हो, यानी क्या हो जाएगा कि पृथ्वी से, पृथ्वी से ऊपर जाने पर जाने पर पृथ्वी त्वरण का मान, पृथ्वी त्वरण का मान, त्वरण का मान घटते जाता है, ठीक है, क्या होता है, घटते, नेक्स्ट बढ़ा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहे हैं, गुरुत्व बल और भार से कहते हैं और के अंतर को स्पष्ट करें, ठीक है। तो गुरुत्व बल और भार के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, सपोज कर लेते हैं कि ये कोई एक आदमी है, ठीक है, इस आदमी ने अपने हाथ पर क्या है, एक किताब रखा, ठीक है। तो गुरुत्व बल क्या होगा, भार क्या होगा, उसको हम देखें, तो सबसे पहले हम गुरुत्व बल के बारे में, गुरुत्व बल क्या हो जाएगा कि पृथ्वी, ठीक है, जिस बल से, जिस बल से वस्तु को, जिस बल से वस्तु को केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है, क्या केंद्र की ओर खींचती है,
उसे हम क्या कहते हैं, केंद्र की ओर खींचती है, उसे हम गुरुत्व, ठीक है, क्या कहलाता है, गुरुत्व। और भार क्या हो जाएगा उसको हम देख लेते हैं, बल। तब यहाँ पर तो एक अर्थ जो है जी क्या करेगा, इस किताब के क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींचने का काम कर रहा है। पर भार जो होगा, हमारा हाथ जो है क्या कर रहा है, इसको ऊपर उठाए रखने, तो जितना बल से अर्थ उसको नीचे खींचने का, उतना ही बल हमें लगाना पड़ेगा ना, कि ताकि हम किताब को क्या रखें, ऊपर, हथेली के ऊपर रखें। तो जो हम हथेली पर रखने के लिए जो हम बल लगा रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, भार कहेंगे। और जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, उसे हम क्या कहेंगे, पृथ्वी बल कहेंगे। ठीक है बाबू। चलो कहते हैं, इसी में यदि पॉइंट लिखना चाहें तो इसका पॉइंट लिख लेते हैं, तो गुरुत्वीय बल का ना हो गया, हम भार का लिख लेते हैं। ठीक है, तो भार का हो जाएगा गुरुत्व बल के, गुरुत्व बल यहाँ पर होगा गुरुत्व बल के बराबर मान वाले बल को लगाकर वस्तु को अपनी अवस्था में रखना भार। वस्तु को अपनी अवस्था में रखना क्या होता है बाबू, भार। जैसे किताब है, किताब को यदि हम जैसे ही हाथ हट जाएगा, इस पर भार कम लगाने लगे, यानी इस पर हम कम फोर्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। यही केस में रहा है, यदि गुरुत्व के अधीन है कोई सी भी वस्तु को क्या करें, उसके जितना वो गुरुत्वीय बल से खींच रहा है, उतना ही यदि मुझ पर रखे हुए रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, ताकि वो अपना जो अवस्था है उसी में वो बरकरार है। पृथ्वी त्वरण का व्यंजक प्राप्त करना, पृथ्वी की सतह पर यह व्यंजक क्या होगा, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला है, उसको निकालने का तरीका पूछ रहा है, कैसे निकालें। तुम सब लोग जानते हैं बाबू, कि एक फॉर्मूला क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है, एक बराबर क्या होता है, जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर, ठीक है, इसको हम इक्वेशन से करवा। और एक और बल लगता है बाबू, और एक और बल क्या लगता है, एफ बराबर एम है ना, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का चर्चा हो रहा है, यानी एम जी हो जाएगा। ये तुमको कौन बताया, दोनों तो तुमको न्यूटन का काने बताए। ये क्या बताया है न्यूटन का काने, सार्वत्रिक नियम है, ये क्या बताया है, न्यूटन के सेकंड बताए। तो दोनों जगह एफ ही ना लग रहा है, दोनों के आदि एल एच एस बराबर है, तो हमारा एच ऑटोमेटिक बराबर कर देंगे, तो जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर बराबर एम जी हो गया। एक एम से एक एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कहो कि एक एम से एम के कैसे कट जाएगा, तो हम एम वन क्या हो जाएगा, एक अर्थ का एम हो जाएगा, ठीक है, और एक स्मॉल जो एम हो जाएगा, अर्थ का ना कहा है, तो एक स्मॉल हम क्या ले लेंगे, कि अर्थ पर जो किसी भी वस्तु है उसका, ठीक है, उसी का ना हम बल निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एक बराबर एम जी से उसी का क्या हो जाएगा, उसमें हम सिर्फ स्मॉल एम यूज कर लें, ठीक है, तो उससे वो कट जाएगा, यहाँ से कहा जाएगा जी एम बटा आर स्क्वायर बराबर जी, ठीक है, तो यहीं से तो सिर्फ यहाँ पर जो एम वन जो है हम क्या कर चुके करते हैं, मास ऑफ अर्थ, और एम टू जो है ये क्या होता है, मास ऑफ वस्तु, यानी मास ऑफ थिंग्स हम लिख सकते हैं, एम टी इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत को सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन। तो आर्किमिडीज का ने तुमको क्या बताया है, तो आर्किमिडीज का ने बताया है, यदि किसी भी वस्तु को द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः यदि हम डुबाते हैं, ठीक है, उसके भार में क्या होती है, आभासी कमी, ठीक है। तो न्यूटन का जो नियम है, उसका किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी भी वस्तु को द्रव या गैस में डुबाकर, द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाने पर, पूर्णतः या अंशतः डुबाने पर
अंशतः डुबाने पर उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। उसके भार में क्या हो जाती है बाबू? आभासी कमी आ जाती है। ठीक है, आभासी कमी आ जाती है। ठीक है, और यह जो कमी होती है वो क्या होती है? उस वस्तु द्वारा हटाए गए विस्थापन आदि के क्या होता है? बराबर। इसका प्रयोग करने के लिए तो हम क्या करेंगे? एक बाल्टी ले लेंगे, ठीक है, और बाल्टी में हम एक ढेला, उसका हम पहले से ही वॉल्यूम कर लेंगे, उतना ही का उसका हम क्या करेंगे? उसमें पानी हम डालेंगे। इसका जो जितना जो भार हो जाएगा, ठीक है, जितना वो जो पानी बाहर निकलेगा ना, ठीक है, उसका यदि हम वजन करते हैं, ठीक है, तो सपोज कर लो कि हमने 5 kg का एक बोल, ठीक है, 5 kg के बटखारों को हम पानी में डालते हैं। तो 5 kg के पानी के बटखारा को हम डालते हैं, तो इस पर टोटल कितना हो जाएगा? 50 मीटर का फोर्स जनरेट होगा, भार जनरेट होगा ना गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो सपोज करें कि इस पर उत्प्लावन बल कितना का लग रहा है? 30 न्यूटन का उत्प्लावन बल लग रहा है। यानी ऊपर से आ रहा है 50 से 30 न्यूटन इस पर उत्प्लावन बल लग रहा है ना। इस पर जो हटा हुआ पानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो 20 न्यूटन का हो जाएगा भार में आभासी कमी। ठीक है, जितना कमी कितना हो जाएगा? इसमें हम यदि लगाए हुए हैं कमानीदार तुला, तो जैसे ही पानी में डालोगे तो इसका भार क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन हो जाएगा, और इसका भी पानी का भार वजन करोगे, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। किसी वस्तु के द्रव में डूबने या तैरने की शर्तों को समझना है। ठीक है, और द्रव की उत्प्लावकता के कुछ उपयोग भी बता। ठीक है, तो तैरने का क्या हो जाएगा? यदि मनुष्य का घनत्व, मनुष्य का पानी के घनत्व से, पानी के घनत्व से कम हो जाए, ठीक है, कहाँ गया मेरे, पानी के घनत्व से कम हो जाए, तब वस्तु, तब वस्तु पानी में, पानी में वस्तु कह रहे हैं, आदमी वस्तु के देखो, मनुष्य कर लीजिएगा, मनुष्य पानी में तैरने लगे। ठीक है, तो सिर्फ एक ही शर्त पालन करना है कि ऐसा हम अपने शरीर को बना लें जिससे हमारा जो पानी के घनत्व से क्या हो जाए? कम हो जाए। यदि तुम स्ट्रेट कूदे हुए तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा उस समय घनत्व ज्यादा है। ठीक है, यदि तुम पूरे लेटे हुए रहोगे तो क्या हो जाएगा? घनत्व ज्यादा। उत्प्लावकता का उपयोग न कह रहा है। एक और क्वेश्चन में हमने लघु उत्तरी में तुमको आंसर दिया था, उत्प्लावकता का उपयोग करते हैं। एक तो हो जाता है तैरने में, दूसरा क्या हो जाता है? नाव बनाने में। ठीक है, एक और इसका उपयोग हो जाता है मनुष्य के तैरने में, तो एक उपयोग हो जाएगा, नाव बनाने में हो जाएगा, और एक था धातु की शुद्धता मापने में ना, तो धातु की शुद्धता मापने। ठीक है, तुम सब लोग अति लघु का क्वेश्चन नंबर एक मैं चेक कर लेता हूँ। अति लघु का जो है क्वेश्चन नंबर काउंट, हाँ, क्वेश्चन नंबर यदि 25 देखोगे, उसमें मैंने तुमको बताया। ठीक है, और क्या होगा? नाव बनाने में हो गया, धातु की शुद्धता मापने में हो गया। ठीक है, और क्या होगा? जहाज को पानी में तैरने में। ठीक है,